साथियों, मैं आरजे पांचाल अपने स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे पांचाल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज का विषय हम रखेंगे यूपी ट्रिपल एससी। क्या है यूपी ट्रिपल एससी, किस प्रकार का संगठन है, क्या इसके कार्य हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, उनकी चर्चा आज हम करते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1999 में, यानी कि नवंबर 1999 में। ये किस प्रकार का संगठन है, बात करते हैं। यह एक उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय संगठन है जो कि समूह गा की भर्तियों के लिए एग्जाम को कंडक्ट कराता है। समूह गा के अंतर्गत सारी की सारी क्लरिकल पोस्ट आती हैं, जैसा कि आप सब जानते होंगे। इसका जो मुख्यालय है लखनऊ में है। अब उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय संगठन है तो लखनऊ में तो मुख्यालय रहेगा ही। इसके जो वर्तमान सीईओ हैं वो है श्री संतोष कुमार। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी के तहत किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप uptripplesc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके कार्य क्या हैं, इस संगठन के इसके फंक्शंस क्या हैं। बेटा, कुछ पोस्ट यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ रिटन टेस्ट देकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसे भी आते हैं जिनको आप इंटरव्यू देकर ही प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें रिटर्न और इंटरव्यू दोनों तरीके के चरण होते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिनमें आपको प्रीलिम्स देना होता है, मेंस देना होता है और इंटरव्यू। लेकिन वर्तमान में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है तो अब इंटरव्यू नहीं देना होता है आपको। आप सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस यानी कि 2 चरणों से होकर के गुजरते हैं और आपको पोस्ट प्राप्त होती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड पोस्ट कौन कौन सी हैं, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित पोस्ट कौन कौन सी आती हैं, कौन कौन से पदों के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी योगा टीचर की पोस्ट निकालती है, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट निकालती है, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की पोस्ट निकालती है जो सिंचाई विभाग वगैरह के अंतर्गत आती है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की पोस्ट निकालती है, एक्साइज कांस्टेबल यानी कि आबकारी विभाग वगैरह में जो कांस्टेबल होते हैं उनकी पोस्ट भी निकालती है, फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक की पोस्ट भी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आती है, लेखपाल पटवारी जैसे हम कहते हैं, वीडीओ यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट भी इसके अंतर्गत आती है, युवा विकास अधिकारी की पोस्ट भी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत ही आएगी बेटा। केन सुपरवाइजर का मतलब है गन्ने की फसल के लिए और चीनी मिलों की देखरेख के लिए जो ऑफिसर्स रखे जाते हैं वो केन सुपरवाइजर होते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट भी इसके अंतर्गत ही आएगी। एग्रीकल्चरल टेक्नीशियन असिस्टेंट, मंडी परिषद की पोस्ट क्लरिकल सारी आएंगे बेटा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी इसके अंतर्गत आएगी, अकाउंट क्लर्क की पोस्ट भी इसके अंतर्गत आती है और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी इसके अंतर्गत आती है। तो ये सारी की सारी पोस्ट जो हैं इनके लिए अभी हम अप्लाई कर पाते थे, जैसे इनकी वैकेंसी आती थी हम अप्लाई कर पाते थे। लेकिन अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने पैट लॉन्च कर दिया है जो कि 1 साल के लिए मान्य रहेगा और पहले हमें ये प्राथमिक योग्यता परीक्षा देनी होगी। तो आइए जानते हैं क्या है पैट, क्या है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आइए साथियों देखते हैं कि पैट क्या है, किस लिए यह आवश्यक है, न्यूनतम योग्यता क्या है, न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितनी है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। पैट यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि प्राथमिक योग्यता परीक्षा। यह क्यों आवश्यक है देख लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इसकी अनिवार्यता है, यानी कि आपको यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू निकलने वाली किसी भी क्लर्किकल पोस्ट के लिए इस परीक्षा का उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसकी जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है वो 10th क्लास रखी गई है, यानी कि हाई स्कूल पास आपको होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 से 40 वर्ष। यदि आप अपने 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा का जो प्रकार रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जिनको आपको 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि सीबीटी। नेगेटिव जो अंक होगा वो 1/4 यानी कि 0.25
0.25 का निर्धारण करेगा। प्रत्येक एक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंकों को खोना पड़ेगा। इसकी जो वैधता रहेगी, परीक्षा पास करने के बाद आपका ये जो सर्टिफिकेट रहेगा पैट का, ये 1 वर्ष तक के लिए वैध रहेगा। इसकी जो बारंबारता रहेगी, यानी कितने समय के अंतराल के अनुसार यह परीक्षा आप दोबारा दे पाएंगे। प्रत्येक 6 माह के अंतर्गत आप इस परीक्षा को दोबारा से दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो हमें क्रमवार अध्ययन किन किन सब्जेक्ट्स का करना होगा, किन किन विषयों पर हमें पकड़ बनानी पड़ेगी, उनकी बात करते हैं। तो प्रस्तावित जो पाठ्यक्रम रहेगा बेटा, सिलेबस जो रहेगा वो भारतीय इतिहास आपका 5 अंकों का आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 अंकों का आएगा। और अच्छी बात यह है कि इस पूरे सिलेबस में इस बार जो है आपके सारे के सारे टॉपिक क्लियर कर दिए गए हैं। पहले लिख दिया जाता था कि भारतीय इतिहास आएगा, तो आपको इतिहास पूरा पढ़ना पड़ता था। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, आपको जैन धर्म पढ़ना है। तो ये सारे कुछ टॉपिक क्लियर किए हुए हैं, इससे आप बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं कि हमें ये टॉपिक ही पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। भूगोल जो है वो 5 अंकों का आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो भी 5 अंकों की आएगी। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन भी 5 अंकों का रखा गया है बेटा। सामान्य विज्ञान आपका 5 अंकों का आएगा, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और ये आपका जीव विज्ञान तीनों के तीनों सम्मिलित किए जाएंगे। प्रारंभिक अंक गणित 5 नंबर का आएगा। सामान्य हिंदी 5 अंकों के लिए आएगी। तर्क एवं तर्क शक्ति भी 5 अंकों की रहेगी। सामायिकी यानी कि करंट अफेयर्स की हम बात करें तो 10 अंकों का आएगा। काफी अच्छा अंक यहाँ पर दिया जाएगा आपको सामायिकी के थ्रू। तो सामायिकी पे यानी करंट अफेयर्स आप डेली के डेली पढ़ते चलें। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो मासिक या साप्ताहिक पत्रिका खरीद कर पढ़ें, लेकिन इसको पढ़ते रहें। और थोड़ा सा भूगोल से आप इसको मिला करके पढ़ें कि अभी वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं किस स्थान पर हो रही हैं, उस स्थान की ज्योग्राफी को भी आप पढ़ते चलें, ताकि इस प्रकार से जब प्रश्न बने तो आप चीजों को लॉजिकली सेट कर पाएं। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस जो जीए का पोर्शन रहेगा वो भी 10 मार्क्स का रहेगा आपका। सामान्य अंग्रेजी भी 5 नंबर की आएगी, बिल्कुल सरल रहेगी, मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। अपठित हिंदी गद्यांश जो रहेगा वो भी 10 नंबर का रहेगा, 10 अंकों का रहेगा। इसके लिए आप क्लास 10th की, 9th की और 8th की किताबों से गद्यांश को निकाल करके उनके प्रश्न बनाना प्रारंभ करें। एनसीईआरटी को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। सामान्य हिंदी के लिए जो है आप चाहें तो आदित्य प्रकाशन की एक किताब आती है, वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। एक्चुअली है क्या कि सामान्य हिंदी में जो आपकी संधि रहेगी, कुछ 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। बकाया पूरी की पूरी हिंदी आपको याद करने वाली टॉपिक्स दिए गए हैं, यानी कि स्टैटिक रहेगा। बात कर लेते हैं अपठित हिंदी गद्यांश आएगा आपका ग्राफ की व्याख्या एवं विवेचना एवं विश्लेषण आएगा। ग्राफ का मतलब है आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, जैसे कि बार ग्राफ, पाई ग्राफ, है ना, इस प्रकार से आपको ग्राफ दे दिया जाएगा। पिक्टोग्राफ भी होता है, और उस ग्राफिक डाटा को आपको समझ करके उत्तर करना होगा। तालिका एवं व्याख्या विश्लेषण, यानी कि आपको डाटा दिया जाएगा, उसको टेबुलर फॉर्म में सेट करना, या फिर टेबुलर फॉर्म दिया जाएगा, डाटा के अनुसार आपको प्रश्नों को सही रूप से समझ करके तर्क वितर्क करके उसको सही प्रश्नों के उत्तर को आपको चुनना होगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आपने देखा होगा कि शादियों में क्या होता है कि जो व्यवहार लिखने वाला होता है ना, तो वो क्या करता है कि काफी सारे गिफ्ट्स आए हुए होते हैं, कपलेट्स भी आए हुए होते हैं, गिफ्ट्स भी आए हुए होते हैं, साड़ियां भी आई हुई होती हैं। तो ये सारा का सारा डाटा आपके पास कलेक्ट हो जाता है। अब आपको उस कॉपी में लिखना होता है, तो आप क्या करते हैं, एक चित्र जैसे बना देते हैं कप प्लेट का, है ना। आप यहाँ पर एक चित्र किसका बना देते हैं, कप प्लेट का बना देते हैं इस तरीके से, और यहां पर लिख देते हैं इस तरीके से 5। तो एक कप प्लेट जो है वो स्टैंड करता है, यानी कि एक चित्र आपका स्टैंड करेगा 10 कप प्लेट्स के लिए, और यहाँ पर आपने 5 लिख रखा है, या फिर आपने 5 ऐसे कप प्लेट्स बना रखे हैं इस तरीके से। तो पता चल जाता है कि हमें यहाँ पर कितना, आपने बताया कि एक कप प्लेट 10 कप प्लेट्स के लिए है, तो यहाँ पर आपका 10 5 50 हो जाएगा, यानी कि 50 कप प्लेट्स वहां पर आए हुए हैं। इस प्रकार से आपको इस डाटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा।
और इसके काफी सारे प्रश्न बनेंगे जिनके आपको उत्तर बखूबी देने होंगे। तो चलिए इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी कुछ किताबों के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं, किस प्रकार से इनका अध्ययन करें। भारतीय इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो इसके कुछ टॉपिक क्लियर हैं और आप इस एनसीईआरटी से ही इसको पढ़ें, ज़्यादा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आप एनसीईआरटी से इसको पढ़ सकते हैं। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं एनसीईआरटी अपलोड कर दूंगा PDF, तो आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी एनसीईआरटी से आप पढ़ें। भूगोल, भूगोल आपको मैं पढ़ा दूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो आवश्यक होंगी चीजें। भारतीय अर्थव्यवस्था जो रहेगी, इतिहास भी मैं आपको पढ़ा दूंगा हालांकि, और ये आंदोलन भी मैं पढ़ाऊंगा, जीएस का पूरा पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो डोंट वरी। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये भी आप एनसीईआरटी से पढ़ें। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के लिए आप एक काम करें कि जो आपका 9th और 10th की बुक्स आती हैं, बस उन्हीं का अध्ययन करें। एनसीईआरटी 9th और 10th खरीद लें, उनका अध्ययन करें, तो आपको पूरा विज्ञान का जो पेपर होगा वहां से मिल जाएगा। प्रारंभिक अंकगणित की बात करें तो आप SD यादव की जो किताब आती है उससे आप देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कठिन आएगा नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 15 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, तो प्रश्न ज्यादा कठिन आने की संभावना है नहीं। आगे देखेंगे सामान्य हिंदी की बात करें हम सामान्य हिंदी के लिए जैसे कि मैंने बताया कि आप लूसेंट की किताब भी खरीद सकते हैं, आप आदित्य प्रकाशन की किताब भी खरीद सकते हैं, और साथ साथ में एनसीईआरटी का भी अध्ययन करते चलें। सामयिक की करंट अफेयर के लिए आप साप्ताहिक पत्रिका खरीदें, मार्क्स की आती है, घटना चक्र की आती है, काफी सारी पत्रिकाएं आती हैं। सामान्य जागरूकता यानी कि GA, ये आपका करंट अफेयर्स के साथ ही कवर होता जाएगा। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो मैं आपको पढ़ा दूंगा बेटा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अपठित गद्यांश और इन सब के लिए आप एनसीईआरटी ही प्रेफर करें, यानी कि एनसीईआरटी इज द बेस फॉर दिस सिलेबस, राइट। तो हमें एनसीईआरटी पर ही अध्ययन करना होगा इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए हम वीडियो समाप्त करते हैं, आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।